ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। आखिर उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने उसकी बेटी को आंखों में से खून निकलता देखा, मुंह में से खून निकलता देखा, शरीर में से हड्डियाँ टूटी हुई है। आखिर उस माँ का वो हाल कैसा रहा होगा। इतनी दर्दनाक मौत उसकी बेटी को मिली है जो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर उस बेटी की कौन सी गलती थी। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उसे आगे बढ़ाओ, ये हो भी रहा है, बट लड़की पढ़ लिख जाती है, आगे भी बढ़ जाती है अपनी हुनर के दम पे, पर आगे बढ़ के क्या होता है, एक राक्षस आता है और उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उसके सपने को चकनाचूर कर देता है, उसको दर्दनाक मौत देता है। आखिर क्यों? आखिर क्या करी थी उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने गलती जो उसे इतनी भयानक मौत मिली, उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वो लड़की थी। तो क्या लड़की होना कोई गुनाह है? नहीं है गुनाह। गुनाह तो हमारे उस समाज में है जो ऐसे दरिंदे पैदा होते हैं। वो आखिरी सांस उसने कैसा डर महसूस किया होगा। उसने उस दरिंदे को सामने देखा होगा जब वो मर रही होगी, तब उसके पास कोई नहीं था। उसका वो डर, वो कैसा महसूस किया होगा उसने, जो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, हम कांप जाते हैं। अभी हमारा देश निर्भया कांड नहीं भूला है, तब फिर से एक नया कांड, फिर से एक हंसती खेलती लड़की की दुनिया उजाड़ दी। ऐसा भयानक अंत आखिर क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम कैंडल लेके चलेंगे? अब ऐसा नहीं होगा। मैं मोमिता के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब वो छोटी सी थी तब हमारी एक ही लड़की थी और 2 बेटों के बाद वो आई थी, तो बहुत ही प्यारी थी हमें। और 2 बेटे थे और एक ही लड़की थी, तो मुझे बहुत ही, मैं उससे प्यार करती थी। फैमिली में भी उसके सबके अच्छे, उसके स्वभाव से बहुत सब उसके साथ मिलजुल के रहते थे, सब उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही ममिता का सपना था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैंने जाके उससे बोला कि डॉक्टर क्या, तुम कोई भी लाइन ले सकते हो, तुम इतनी पावरफुल हो, तुम जो भी लाइन लोगी उसमें तुम सक्सेस हो जाओगी। तब ममिता ने कहा, नहीं माँ, मुझे सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, और इससे जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, वो कहीं भी किसी भी जॉब में मुझे सुकून नहीं मिलता है। और
वो इस सुबह से ना जाने किस तरीके से वो परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी। फिर आखिर उसने मुझे बोला कि माँ, मैं कुछ बात आपको बोलना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बोल दिया कि बेटा ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो तुम मुझे बोल नहीं पा रही हो। तो उसने मुझे बोला कि माँ, मेरे हॉस्पिटल में बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है जो मैं जानती हूँ। मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट मैंने उसे बोल दिया, अगर तुम चाहती हो कि सबको बताओ तो बताओ, किसी से डरो मत। फिर उसने वो सुबह दवाखाने गई, हॉस्पिटल गई, और शाम तो होते होते मुझे, मैं पूरा दिन इंतज़ार कर रही थी अभी उसका कॉल आए। वो हॉस्पिटल जाके अक्सर मुझे कॉल किया करती थी, बट जब उसका कॉल नहीं आया, शाम हो गई, तब थोड़ा सा मन मेरा बेचैन हो गया, थोड़ी सी घबराहट हो गई कि मोमिता का कॉल क्यों नहीं आया। फिर मुझे रात को कॉल आता है और हॉस्पिटल से बताया जाता है कि आपकी मोमिता की तबीयत बहुत ख़राब है, आप फटाफट यहाँ से आ जाइए। जब मैं वहाँ फटाफट गई तो मुझे 2-3 घंटे के लिए अपनी मोमिता का मुंह भी देखने को नहीं मिला, और जब उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसको चीर दिया गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। मोमिता को मारने के लिए मिला था संजय रॉय को 4 करोड़ 80 लाख रुपये, जबकि मोमिता को पता लग चुका था, डॉक्टर को पता लग चुका था कि हॉस्पिटल में बहुत ही घटिया काम हो रहा है, और उसकी कैसेट बनाई जा रही है, जिंदा लोगों की, मुर्दा लोगों की भी कैसेट बनाई जा रही है। और प्रिंसिपल के घर से 2000 कैसेट निकली है जो वहाँ पर ब्लू फिल्में चल रही थी। जिंदा लोगों की तो मानो, मुर्दा लोगों की भी ब्लू फिल्म बनाई जाती थी, और उसका कारोबार करोड़ों में होता था, अरबों में होता था, और वो डॉक्टर मोमिता को पता लग चुका था। तो ऐसे नॉर्मल इंसान भी सोच सकता है कि कोई इंसान तुरंत ही गुनाह अपने सर पर कैसे ले सकता है। संजय रॉय ने तुरंत ही वो गुनाह अपने सर पर ले लिया था, जबकि उसको 4 करोड़ 80 लाख रुपये दिए गए थे उसको गुनाह अपने सर पर लेने के लिए। तो सीबीआई ने जांच की और कातिल के बारे में उसको पता लगा कि ये सब संजय रॉय ने कुछ नहीं किया है और उसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो हम सबको मिलके उस कातिल को सज़ा दिलवानी है, उसको फांसी दिलवानी है, और हमारे भारत की बेटी मोमिता को न्याय दिलाना है। तो आप सब हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। वैसे नॉर्मल सबको पता ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते जाइए, और हमारे इस भारत की बेटी को, इस होनहार बेटी को, इस डॉक्टर को पूरा का पूरा न्याय मिले, और उस जो अपराधी है जिसने उसकी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ दिया है, उसको इस दुनिया से नष्ट कर दिया है, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसको बहुत ही घटिया तरीके से मारा गया, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मोमिता, देखिए मुझे ऐसे मारा गया है। मैंने तो कपड़े भी छोटे नहीं पहने थे, मैं तो पार्टियों में भी नहीं जाती थी, मैं तो लड़कों के साथ भी नहीं घूमती थी, मैं तो सीधी सादी लड़की थी, संस्कारी परिवार की लड़की थी, किसी को बुरा लगे ऐसा भी नहीं बोलती थी, फिर भी मुझे मार दिया। क्यों? मैं मोमिता बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने माँ को पहले दिन से ही सब बता दिया था। संजय रॉय को सिर्फ फंसाया जा रहा है, मेरा कातिल कोई और है। और आज मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने माँ से कहा मुझे डॉक्टर बनना है तो उसने मुझे कभी नहीं रोका, और मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ क्योंकि हम गरीब परिवार से थे, और जब हम गरीब परिवार से तो फिर स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा मुझे, मेहनत भी बहुत करनी पड़ी मुझे, और फिर जाके मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन अभी भी नए डॉक्टरों की सूची में थी मैं, और नए डॉक्टरों को ज़्यादा काम करना पड़ता था, जैसे नाइट ड्यूटी, जैसे सब जानते हैं रात को जागना बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने माँ को बताया कि मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तब माँ बहुत परेशान हो गई और बोली,
जब तक तुम घर पर नहीं आओगी तब तक मुझे बहुत चिंता होगी, क्योंकि मैं उसकी एकलौती बेटी थी। मेरे 2 भाई हैं और वो डॉक्टर के पास इतना थोड़ी टाइम होता है कि एक गिलास पानी भी पी ले। फिर भी मैं माँ को डेली फ़ोन करती थी कि माँ को परेशानी ना हो। फिर एक दिन हिम्मत करके माँ को बताया कि माँ, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए या नहीं। मैंने कहा कि हाँ माँ, उसे बिल्कुल रोकना चाहिए। ईश्वर भी उसका साथ देता है। ईश्वर भी कहता है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। फिर कुछ देर के लिए मैं चुप हो गई। फिर माँ ने आवाज़ दी कि बेटा खाना खा लो, लेकिन आज खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर हिम्मत करके माँ को बता दिया कि ऐसा कुछ गलत हो रहा हो जो आप में रोकने की हिम्मत भी ना हो, तब क्या करे। तब माँ ने बोला बेटा लड़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। अगर इंसान कोशिश करता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। तब माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में मुझे पूछा कि तू किस बारे में बात कर रही है और आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया और ऐसे बात को टाल दी। जबकि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरी माँ ने सारे गहने बेच दिए थे। भाई और बाबा को भी बहुत उम्मीद थी हमसे। भाई बहुत प्राउड फील करते थे कि आखिर मेरी बहन डॉक्टर बन गई। और मैंने भी दिन रात मेहनत कर इधर उधर टाइम पास नहीं, सिर्फ अपने गोल पे ही फोकस किया और मेहनत रंग लाई और मैं डॉक्टर बन गई और अपने माता पिता का सर ऊंचा कर दिया। परंतु मुझे आने वाली तबाही का पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब सुबह घर से ड्यूटी पे निकली तब माँ ने नाश्ता बना दिया और सर पे हाथ रख के बोली बेटा नाश्ता कर ले, बाद में बहुत काम होगा तो तुझे टाइम भी न मिले। और मैंने माँ के सामने देखा और मुस्कुराई और नाश्ता कर लिया। मुझे थोड़ी पता था कि ये आखिरी नाश्ता है। इसके बाद मेरी माँ मुझे इस हालत में कभी नहीं देख पाएगी और जब वो मुझे देखेगी तब उसकी रूह कांप जाएगी। फिर मैं सुबह अस्पताल गई। वहाँ बहुत काम था और मैं पूरा दिन काम करके थक गई थी। फिर सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ तो थकान कम हो जाएगी। और सुबह से शाम तक कुछ खाया भी नहीं था तो बहुत ही थक भी गई थी और काम ज़्यादा हो था तो खाने पे ध्यान भी नहीं दिया और मैं आके सो गई। सिर्फ थकान की वजह से मैं कुंडी लगाना भूल गई। फिर जो मेरे साथ हुआ आप सब जानते हो। आप लोगों ने मेरी बॉडी को देखा है, मुंह से खून, आँखों से खून, हड्डियाँ टूट गई, दोनों पैर को चीर दिया गया। क्या मुझे इतनी आसान मौत मिली है? नहीं। किस हद तक दर्द सहा होगा तब जाके मेरी मौत हुई। मुझे कितना दर्द हुआ होगा, किस दर्द से गुजरी हूँ मुझे ही पता है। आखिर मेरी कौन सी गलती थी जो मुझे इतनी भयानक मौत मिली? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे इतनी। क्या लड़की सिर्फ 4 दीवारों में ही रह सकती है? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? मुझे न्याय चाहिए। जो आप लोग हमें दिला सकते हो दिलवाओगे ना न्याय? मेरे माता पिता का साथ दोगे ना मुझे न्याय दिलाने में? आप मेरे माता पिता का साथ दो और मुझे न्याय दो। बस मैं वही चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दो। कोई गुनहगार आसानी से गुनाह कबूल कर लेता है, ऐसा पहली बार देखा। संजय रॉय ने तुरंत गुनाह कबूल कर लिया। इसके पीछे यकीनन किसी बड़े आदमी की चाल है कि ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर मोमिता को अस्पताल के बहुत सारे राज मालूम पड़ गए हो और वो सबको बताना चाहती हो। इसी डर की वजह से किसी ने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया, इतनी बेरहमी से। और उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है डॉक्टर संदीप घोष। डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में नहीं हुई है, गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। और ये वही पूर्व प्रिंसिपल है जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामलों को दबाने की कोशिश की। और संजय रॉय ने दावा किया है कि और 8 और 9 अगस्त तक की रात को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में तो गया था, बट उसने उस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या नहीं की है। संजय रॉय का कहना है कि उसका सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही डॉक्टर महिला की हत्या हो चुकी थी और जब वो सेमिनार हॉल में आया तब वहां डॉक्टर महिला का शव देखकर बहुत डर गया था। और क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा
और उसे ना फंसा दे और उसी को दोषी ना मान ले और उसे पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। इसका मतलब यही होता है कि ये हत्या संजय रॉय ने नहीं की। और दूसरी बात यह है कि संजय रॉय कानूनी दांवपेच का फ़ायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा है और वही तरीका अपना रहा है जो लगभग हर कोई गुनहगार अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्मों को कभी स्वीकार ना करना। और जब ऐसा होता है तब जांच और भी मुश्किल हो जाती है। इस दाव के बाद सीबीआई को अदालत में ये साबित करना पड़ेगा कि संजय रॉय ही इस घटना का दोषी है, और सीबीआई को इसके लिए ये काम आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारा सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे जो ये साबित करेंगे कि संजय रॉय ने ही मर्डर और रेप किया है। इस मामले में संजय रॉय को गुनहगार साबित करने के लिए ना महिला डॉक्टर जिंदा है, ना कोई संबंधित गवाह है। और सीबीआई के मुताबिक शुरुआत जांच में क्राइम सीन जो था उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, और इससे जो बहुत सारे सबूत थे प्रभावित हो चुके हैं। और अब देखिए कि बताने के लिए डॉक्टर जीवित नहीं है, चश्मदीद गवाह कोई है नहीं, और जिस पर आरोप है वो इस आरोप से साफ इनकार कर रहा है। और क्राइम सीन के जो सबूत है उसमें छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी थी, और फिलहाल सबूत के तौर पर सीबीआई के पास सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजय रॉय के मोबाइल लोकेशन और अस्पताल का एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज, जो संजय रॉय खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं गया था, सेमिनार हॉल गया था, तब महिला डॉक्टर मर चुकी थी और ये घटना घट चुकी थी। संजय रॉय की इस वकील भी इनकार नहीं कर रही है, वो भी बोल रही है कि वो गया था सेमिनार हॉल, बेशक गया था, उसमें वो कभी झूठ नहीं बोल रहा है, बट तब तक वो घटना घट चुकी थी। संजय रॉय के इस दावे के बाद ये मामला इतना जटिल हो गया है कि इस पर इंसाफ मिलने पर और संजय रॉय को गुनहगार साबित करने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। और इसमें कोई बड़े आदमी शायद हो सकते हैं जो उसका हाथ हो। अब कोई साफ साफ कैसे अपना गुनाह मान लेता है, क्या पता अगर अस्पताल के बारे में डॉक्टर को कुछ पता लग चुका हो और संजय रॉय को मोहरा बनाया गया हो, उसको कुछ पैसे दे दिए गए हो और उसको अपना गुनाह अपने सर पर लेने के लिए बोल दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में असली कौन गुनहगार है। बट मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारी डॉक्टर मौमिता है, हमारे देश की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम जैसी लड़कियों का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे राक्षस बेखौफ रहेंगे कि हमारा इस सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप सब इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, और सब मौमिता को न्याय दिलाने में आप हमारे साथ रहिए। और हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।